औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से है और ये कैपिटल बजटिंग हम पढ़ेंगे। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप डिफिनीशन को पढ़ते हो तो या उसके बेसिक फंक्शन को पढ़ते हो तो उसके बेसिक फंक्शन में एक इन्वेस्टमेंट का फंक्शन था, इन्वेस्टमेंट, और साथ में फाइनेंसिंग, थर्ड इसमें डिविडेंड डिसीजन, फिर इसमें और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये चार बेसिक फंक्शन हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। लेकिन आज का जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट के रेलेवेंट कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग कहते किसको हैं? इसकी डिफिनीशन मुख्तलिफ जगह पर डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से है और सिंपली आप कह सकते हो कि कैपिटल बजटिंग मींस एलोकेशन ऑफ योर फंड, एलोकेशन ऑफ बजट जिस तरह गवर्नमेंट करती है। तो बुक में लिखा हुआ है कि कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इवैल्यूएटिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड प्रोवाइड रिटर्न ओवर मैनी ईयर। इस तरह लॉन्ग किस्म की डिफिनीशन है। तो अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें कि कैपिटल बजट का मकसद होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस मकसद के लिए, पर्पस उसका क्या होता है, कौन सा प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करें, विच प्रोजेक्ट टू सेलेक्ट, या प्रोजेक्ट is profitable or not, or how to use limited resources. अगर हम देखें तो इसमें एक ही बात है कि प्रोजेक्ट कौन सा सेलेक्ट करें तो मतलब मींस कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और रिसोर्सेज कैसे, लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट यूज़ करें। तो ये थ्योरी आप ख़ुद भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसमें जो बेसिक टेक्निक्स होते हैं वो टेक्निक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास मेथड्स, इसको हम मेथड्स भी कहते हैं, मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कौन कौन से मेथड हैं? फर्स्ट मेथड पे बैक पीरियड, सेकेंड मेथड हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम एनपीवी भी कहते हैं, और थर्ड हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम IRR भी कहते हैं, और इसको हम फोर्थ जो मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये 4 बेसिक मेथड्स हैं। अच्छा, इसमें इस चारों मेथड में ये जो 3 हैं ये डिस्काउंटिंग पर डिपेंड करते हैं, ये डिस्काउंटिंग मेथड कहलाते हैं। ठीक है, और जो ये वाला है
ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड। अच्छा, राइटिंग थोड़ी तेज़ करो, मिक्सअप हो रही है, टच स्क्रीन है, इसके वजह से थोड़ी इशू आएंगे, तो बस आप राइटिंग के लिए माजरत। अच्छा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हम पढ़ेंगे पे बैक method. First method of capital budgeting. First method. इस मेथड में क्या होता है, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, इस तरह आपको पेमेंट मिल रही है, लेट्स अज्यूम 20,000, 20,000, 30,000 और 30,000। तो देखें, आपके जो 1 लाख रुपए हैं, पहले साल जब आपको मिले तो 20,000, सेकेंड ईयर 20, तो ये 40 हो गए। फिर इसी तरह जब थर्ड ईयर हो गए तो ये 70, और जब 30 मज़ीद मिले तो ये आपके 1 लाख रुपए। तो आपका जो पे बैक पीरियड है वो 4 ईयर्स है। 4 साल में आपको अपने पैसे मिल जाते हैं। इस मेथड में कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा मेथड है, पे बैक पीरियड मेथड इसको कहते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास 2 किस्म के कैश फ्लो आते हैं। एक होता है इक्वल कैश फ्लो और एक होता है अनइक्वल। अच्छा, ये जो मेथड मैंने किया है ये वाला, तो इसमें अनइक्वल है, लेकिन इसको मैंने सिंपल रखा हुआ है, इसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब इक्वल कैश फ्लो मेथड क्या है, यही मिसाल हम उठाते हैं। 1 लाख रुपए, आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, सालाना आपको 30,000, 30,000, 30,000, 30, ये कंटिन्यू मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डिवाइड बाय कैश फ्लो, इनफ्लोस, कैश इनफ्लोस। ये जो है ये आउटफ्लोज हैं और ये इनफ्लोज। इसमें देखें, आपकी जो 1 लाख आउटफ्लो है ये आप लिख दें, और कैश इनफ्लोज आपकी कितनी है, 30,000। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो लगभग इससे आएगा 3.33 ईयर्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने साल में आपको ऑलमोस्ट 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स एंड अबव, कुछ ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन अबव, तो 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स में आपको अपने जो आपका कैश इन्वेस्टमेंट है, रिकवरी पीरियड है, इसको कहते हैं पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है। अब अगर ये तो इक्वल हो गया ना, अगर अनइक्वल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अनइक्वल मेथड में जो आपके कैश फ्लो है वो इक्वली नहीं आता। अब इसके लिए हम एक मिसाल बनाते हैं, वही 1 लाख इन्वेस्टमेंट, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है। ये आपके पास ईयर्स हो गए,
ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है। और ये आपका कैश इनफ्लोस, how much it is, let's see, 30,000, 25,000 और 40,000, इसी तरह 35,000 और 20,000। ये डिफरेंट कैश फ्लोज हैं। अब फार्मूला हम कैसे इसका यूज़ करने वाले हैं। फार्मूला कुछ यूँ है, पेबैक A प्लस B डिवाइड बाई C, where A is equal to year before full recovery और B जो है uncovered amount and लास्ट पे C कैश फ्लो ड्यूरिंग रिकवरी ईयर। अब इस फार्मूले को करने के लिए हम यहाँ पर एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कंसेप्ट क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मींस कि कैश जमा करना। यहाँ पर पहले ईयर में हमारे पास 30,000 थे, नेक्स्ट ईयर हमारे पास हो जाएंगे 55,000 और इसी तरह थर्ड ईयर ये हमारे पास हो जाएंगे 95,000। इसके साथ जब हम ये जमा करेंगे तो ये आपके पास 55 आएगी, ठीक है। फिर इसके साथ जब हम 40 प्लस करेंगे तो इससे 95 आएगा। अब जब इसके साथ ये प्लस करेंगे तो ये हमारे टोटल ये जो बनेगा ये ऑलमोस्ट 130,000 और इस तरह ये जब करेंगे तो ये 150, क्योंकि हमारा काम जो है इसके दरमियान है और ये 3 इयर्स के बाद हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाती है। 4 इयर्स में 20,000 एक्स्ट्रा मिले। तो अब इसमें इस फार्मूले में कैसे पुटिंग करेंगे इसका, तो इसमें फार्मूले में पुटिंग करने के लिए ये जो है यह हमारे लिए नंबर ऑफ पीरियड जिसमें बिफोर फुल रिकवरी, तो देखें ये बिफोर चौथे साल में रिकवरी हो रही है तो बिफोर फुल रिकवरी, तो ये 3 जो है ये ईयर है। तो यहाँ पर हम इसको 3 हमारे पास ईयर हो गया। 5 जो है अनकवर्ड अमाउंट, कितना फर्क है 95 में और 1 लाख में 5,000, तो ये हमारा 5,000 बी हो गया। और सी कैश फ्लो ड्यूरिंग रिकवरी ईयर, तो टोटल कैश फ्लो कितना है, तो टोटल कैश फ्लो हमारे पास इधर जो है 130 नहीं, ये हो गया 35, तो इधर हम लिख देते हैं 35,000। तो इसको जब हम डिवीजन करते हैं तो इससे आएगा तो लगभग 3.14। इट मीन्स कि इतनी ईयर्स में आपको अपना कैश रिकवर हो जाएगा। तो ये था पेबैक पीरियड मेथड जो कि अभी मैंने आपको करवाया। अच्छा, पेबैक पीरियड के एडवांटेजेस क्या हैं, बड़ा इजी मेथड है। इसके एडवांटेजेस, एक तो इजी टू अप्लाई,
आसानी से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका फोकस लिक्विडिटी पे होता है। लिक्विडिटी मीन्स कि कैश कन्वर्टिबिलिटी, लिक्विडिटी पर फोकस होता है इसका। आसानी से हम मालूम कर सकते हैं कि कम हमें रिकवरी होगी। सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू अप्लाई, तो अंडरस्टैंडिंग भी सिंपल है। और ये एडवांटेजेस डिफरेंट है कि स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़ होगा, हेल्पफुल फॉर स्मॉल बिजनेस। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? एडवांटेजेस हमने थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं, बाकी आप खुद देख लें। लेकिन जो हमारी डिस्कशन होने जा रही है ये इसके नुकसानात, तो भाई ये तो टोटली TVM को इग्नोर करती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती है। आज का जो डॉलर अमाउंट है वो कल के बराबर नहीं है। तो ये तो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको ये टोटली इग्नोर कर रहा है। सेकेंड, ये क्या कर रहा है कि कैश फ्लो जो आफ्टर पे बैक पीरियड मिल रहे हैं, आफ्टर पे बैक पीरियड जो आपको कैश मिल रहा है उसको ये इग्नोर कर रहा है। सेकेंड, ठीक है। थर्ड, ये प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर कर रहा है, कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उसको भी इग्नोर कर रहा है। और साथ में ये बाज़-औक़ात जो प्रोजेक्ट हैं, तो लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो स्टार्ट में शायद आपको कम प्रॉफिट दें, तो वही बात की पे बैक पीरियड्स में आपको इग्नोर करते हैं। अच्छा, इसमें हम अब क्या करते हैं कि ये जो इशू है इसके लिए हम डिस्काउंटिंग का मेथड यूज़ करते हैं। वो हम डिस्काउंटिंग, जिस तरह आप प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हो ना, तो इसी तरह हम इसमें कैश फ्लोस को पहले डिस्काउंट करते हैं 30,000, 25,000, और प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। कोई इशू हुआ तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन अभी हम NPV पढ़ते हैं तो उधर से भी आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो मेथड है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मेथड है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मेथड क्या है? हमने जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा है, उसी को हम इधर भी यूज़ करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस, इनफ्लोस। ठीक है, तो इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो लेट्स अज्यूम 1 2 3 4 5, ये हमारी प्रेजेंट फ्यूचर में 2,000 रुपये, या इसको हम थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इन टोटल से जो भी कैश फ्लोज आने वाले हैं, हम न्यूमेरिकल भी करेंगे लेकिन बेसिक फर्स्ट हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं। जितनी भी कैश फ्लो हैं उस सब की प्रेजेंट वैल्यू हम मालूम करते हैं, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, तो लेट्स अज्यूम इस टोटल हम करते हैं और इससे आता है 1015, और हमने टोटल इन्वेस्टमेंट जो की है वो 1000 की है, तो 15,000 प्लस में आया है। ये NPV जो है ये पॉजिटिव है। अब अगर हमने इन्वेस्टमेंट लेट्स अज्यूम 1000 की जगह 1500 की है, तो फिर हमारी MPV जो है, अगर 1500 से माइनस करते हैं तो लगभग
485 नेगेटिव में आएगी, तो हमारी एनपीवी जो है वो नेगेटिव आएगी और हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? जब ये पॉजिटिव होगी, और रिजेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट जब ये नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव हमारे लिए ये था 15 जब हम इन्वेस्टमेंट 1000 करते, और जब नेगेटिव जब हम इन्वेस्टमेंट 1500 करते हैं, हमारी इनफ्लो जो है 1015 है, तो ये नेगेटिव एनपीवी है, इसको हम रिजेक्ट करें। अब हम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकली करते हैं, इसको एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल हम 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डिस्काउंटिंग रेट जो है वो 10% है, और हमें 3000 पर ईयर फॉर 5 ईयर्स मिल रहे हैं। ठीक है। तो हम अगर टाइमलाइन बनाएं 0 1 2 3 4 5, अब 3000 ये पर ईयर हमें पेमेंट मिल रही है। ठीक है। अब करना ये है कि जो फ्यूचर में फ्लोज आपको आ रहे हैं, इसको सबको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो रेट क्या है? 10%, इसका 1 हो जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला तो आपको याद होगा। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर पावर एन। यहाँ पर एन जो है वो बदलता रहता है और साथ में आर जो है वो 10% है। तो यहाँ पर देखें एन 1 है क्योंकि साल के बाद हमें पैसे मिलने वाले हैं। इसी तरह सेकेंड ईयर में रेट 1 प्लस आर, तो 1.10 पावर 2। इसी तरह थर्ड ईयर के लिए 1.10 पावर 3, फिर 1.10 पावर 4 और 5। ठीक है। अब मैं इसको हटा लेता हूँ। अच्छा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेटर आप निकाल लें, एग्जाम के लिए कैलकुलेटर लाजमी होता है, इसलिए यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर कैलकुलेटर ताकि आपको टाइम बच सके। ठीक है। इससे आ जाएगा 2727। फिर अगर हम सेकेंड ईयर का करते हैं, 3000 डिवाइड बाई 1.1 पावर 2, तो इससे आ जाएगा 2479। इसी तरह हम थर्ड ईयर के लिए करते हैं, फिर हम फोर्थ ईयर के लिए करते हैं, फिर अगर हम इसको 5 ईयर के लिए लेके जाते हैं तो इससे आएगा 1863। इसको अगर हम टोटल करते हैं, इससे आएगा 11372। अच्छा, बुक में जो फार्मूला दिया हुआ है वो कुछ यूँ है कि NPV समेशन कैश फ्लो 1, कैश फ्लो टाइम के लिए जितने भी मिल रहे 5 ईयर्स जितने भी, कैश फ्लो 1 प्लस आर पावर टी या एन माइनस कैश आउटफ्लो। तो अभी हमने जो कैश इनफ्लो को प्रेजेंट करके प्लस किया तो वो आता है 11372, और कैश आउटफ्लो जो था वो हमारा 10,000 यहाँ पर मैंने स्टार्ट में लिखा था। तो इस 10,000 को जब हम
माइनस करते हैं तो हमारा एनपीवी आ जाता है। ये एनपीवी हमारा पॉजिटिव है और हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर हमारी आउटफ्लो जो है 10 की जगह 15,000 होती तो फिर हमारा जो एनपीवी है वो नेगेटिव आता। तो एनपीवी के जो डिसीजन रूल्स हैं जिसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं वो बड़े सिंपल हैं। अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो एक्सेप्ट करो। अगर एनपीवी स्मॉलर देन 0 इट मीन्स नेगेटिव में आ जाए तो रिजेक्ट करो। अगर एनपीवी इक्वल 0 तो फिर आपको और कंडीशंस देखने पड़ेंगे कि ये हम इसके साथ कोई दूसरे प्रोजेक्ट में अगर मैं ए और बी हैं तो अगर ए से प्रॉफिट मिल रहा है और बी भी साथ में, तो अगर ए प्रोजेक्ट में कुछ नहीं मिल रहा लेकिन साथ में बी प्रोजेक्ट से हमें हैवी एनपीवी मिल रहा है, पॉजिटिव एनपीवी, तो बी प्रोजेक्ट करने के लिए हमें ए प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा, तो फिर हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एंड डिफरेंस आपकी मर्जी, एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, लेकिन फिर हम इसमें गुडविल बनाना चाह रहे हैं तो फिर भी एक्सेप्ट कर, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें एनपीवी एक्सेप्ट करते हैं और इसमें एनपीवी रिजेक्ट कर दें जब 0 होते हैं। अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो अच्छी बात है। बस आप जब एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करो, एनपीवी नेगेटिव है तो रिजेक्ट करो। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, हम एनपीवी को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को कंसिडर करता है। ये कैश इनफ्लोज जितने भी आ रहे हैं, ऑल कैश इनफ्लोज को कंसिडर करता है। ठीक है, टाइम पे बैक पीरियड में हम बाकी के कैश फ्लोज को छोड़ देते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बस टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाली जो कैश फ्लो है उसको भी कंसिडर करता है, वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है IRR। अगर आप एनपीवी के कंसेप्ट को समझ गए हैं, मींस IRR क्या होता है? जब आपका एनपीवी इज इक्वल टू 0 हो जाए, जो रेट आप यूज करते हो ना, रेट, वो रेट आपका IRR कहलाता है। अच्छा, इजी है, इंशाल्लाह हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रेट में किस रेट की बात कर रहा हूँ। ये डिस्काउंटिंग रेट होता है। आप लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा था डिस्काउंटिंग रेट, जिससे हम फ्यूचर के वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो जो डिस्काउंटिंग रेट यूज़ होता है ना, तो उस रेट को हम तब IRR कहेंगे जब आपकी फ्यूचर वैल्यू, लेट्स अज्यूम 50,000 है और आपने इन्वेस्टमेंट जो की है 30,000 की है, तो वो रेट और एन, तो 5 साल के बाद आपको 50,000 या 2 साल के बाद आपको 50,000 मिलने वाले हैं और आज आपने 30,000 लगाए, तो कौन सा रेट यूज़ करें जिससे आपकी जो 50,000 अमाउंट है वो जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो तो वो एग्जैक्टली 30,000 के बराबर कन्वर्ट हो, जो जवाब आपके पास आए तो वो 0 आए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, यही एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं और इसको 2 साल, ये तो आपको 2 साल के बाद 50,000 मिलने वाले और रेट हम लगा लेते हैं 10%। अब क्या करेंगे, इसमें 50,000 डिवाइड बाय 1.10 पावर 2। अब इसको जब हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे
तो ये लगभग आएगा 41,322। तो ये बहुत ज़्यादा है, सही है। अब हम इस रेट को चेंज करेंगे, 20 पे लेके जाएंगे 2 ईयर्स के लिए। तो जब हमने इसको 20 पे लेके गए, सॉरी 20 पर, तो इससे आंसर आया 3472। अब अगर हम इसको थोड़ा और इस रेट को बढ़ाते हैं, 22% पे लेके जाते हैं, और सॉरी 25 पे लेके जाते हैं, तो इससे लगभग आ जाता है, अगर रेट ये 10 है ना, ये 20 कर दिया, इसको हम 25 पे लेके जाते हैं, तो फिर इससे आ जाता है 32,000। तो फिर अगर हम इसको 28 पे लेके जाते हैं, चलो 30 पे लेके जाते हैं, तो अगर हम इसको 30 पे लेके जाते हैं, तो फिर आंसर आपका आएगा 29,586। तो देखिए, आपको जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है इन सब में, ये कहीं इधर आपका डिस्काउंटिंग रेट है, जिससे आपका आंसर आएगा 30,000। तो ये लगभग 29% मेरे ख्याल में आएगा, लगभग। तो ये रेट जो है, जिससे आपकी फ्यूचर वैल्यू 30,000 के बराबर आई, और आपकी इनिशियल आउटले 30,000 है, तो 30,000 और 30,000 माइनस करोगे, तो इससे आपका आंसर 0 आएगा। तो इस रेट को हम क्या कहते हैं? IRR। अब ये तो सिंपल एक ही कैश फ्लो है ना, वैसे तो होता नहीं है। कैश फ्लो तो हमारे पास डिफरेंट आते हैं। एक एग्जांपल बनाते हैं, आपकी कैश आउटफ्लो जो है, अच्छा फार्मूला क्या है इसका? वही एनपीवी का फार्मूला है जो आप लोगों ने अभी इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है। तो वही फार्मूला है, सिर्फ इसमें कैश फ्लोस क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख है, लेट्स अज्यूम, ठीक है। और आपकी जो इनफ्लोज आ रही हैं, 1 ईयर 80,000, सेकेंड ईयर आपको 1 लाख, थर्ड ईयर आपको 1,20,000, फिर 1,40,000, और लास्ट में 1,60,000। तो अब इसका रेट जो आप मालूम करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने रेट बदल दे रहे हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं IRR को, ट्रायल एंड एरर बेस, ट्रायल एंड एरर मेथड। IRR को मालूम करने के लिए एक ये मेथड है, और एक सिंपल है फार्मूला मेथड। तो हम इन दो मेथड को यूज करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड, जिस तरह हम यहाँ पर रेट बदलते रहे, ये वाला मेथड यूज करेंगे। और ये जो ऊपर कैश फ्लोज मैंने लिखे हुए हैं, ये हम इन सब को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ये जो पेमेंट फ्यूचर में मिलने वाली है, इसको सब को प्रेजेंट वैल्यू में हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये 5 ईयर्स तक, और ये फ्यूचर में जो आपको वैल्यूज मिलने वाली है, ठीक है। अब 80,000, दोबारा लिख लेते हैं, ये 1 लाख, 120, 140 और 160। इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना है। कैसे लेके आना है? सिंपल यही फार्मूला हमने यूज करना है सबके लिए, पावर n।
तो अब ट्रायल एंड एरर में हम पहले रेट यूज़ करते हैं 10%, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि कौन सा रेट है जिससे समेशन जो है यहाँ पर जो जमा आएगा वो एग्जैक्टली इस 4 लाख के बराबर आएगा। तो हमने फर्स्ट 10 को यूज़ किया। अब ये जो n है सिर्फ ये इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 और इसका 5, ये n है। बाकी रेट जो है वही 10%। तो फर्स्ट से हमारे पास जो आया सेकंड की एनपीवी जो हमारे पास है BSc 645, थर्ड की जो एनपीवी है वो 90 और फोर की जो एनपीवी है वो 95,620 और लास्ट की जो एनपीवी है वो 99,372। इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो इससे आ जाती है 4,40,552 और आपकी एनपीवी 10% के हिसाब से ये हो गई आपकी 40, मतलब पॉजिटिव। अब ये ज़ीरो आना चाहिए था, तो हम अब क्या करते हैं, इस रेट को 15% पर लेके जाते हैं। अब 15% के हिसाब से आपकी एनपीवी वही टेबल प्रेजेंट वैल्यू और ये फ्यूचर वैल्यू सेम अमाउंट है जो यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहीं पर कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, अब यहाँ पर रेट 15 हम लगा लेते हैं। तो 15% के हिसाब से इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो 69,565, इसकी 75,614, इसकी 78,901 और 80,18 और लास्ट वन की बनेगी 79,538। तो ये जब हम टोटल करते हैं तो इससे लगभग 383,636। तो एनपीवी 15% के हिसाब से 383,636 माइनस, तो ये लगभग नेगेटिव में आएगा। अच्छा, ये 15% और ये 10%। तो अब हमें दोबारा एक इशू है कि ये भी तो एग्जैक्टली ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ये कहीं 15 और 10 के दरमियान है, तो फिर हमने दोबारा 13% लेना पड़ेगा और ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं और सेकंड जो हमने अभी पढ़ा फार्मूला मेथड, ये ए जो है वो तो ट्रायल एंड एरर बेस है। तो फार्मूला मेथड में क्या होता है कि हम सिंपली फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला भी ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तरफ से कोई फिगर, यही ट्रायल एंड एरर के
बड़ा फिगर और छोटा फिगर उठाकर इसको यूज़ करेंगे, लेकिन हम इसको लेट्स यूज़ कर लेते हैं। इसमें IRR हम कैसे मालूम करेंगे? इसमें NPV फर्स्ट, सॉरी, IRR जो आपका रेट 1 है प्लस NPV 1 और NPV 1 NPV 2 multiply into R2 minus R1। अच्छा, वेयर R1 जो है इसी क्वेश्चन के मुताबिक पहला जो हमने R लिया था, इट मीन्स मिनिमम जो हमने लिया था वो हम लगाएंगे, ये है R1। और इसी तरह R2 जो है वो 15% था, जो कि हमने मैक्सिमम रेट लिया हुआ था, ठीक है। फिर हम NPV 1, इससे जो हमारे पास NPV आई थी वो 10% की बात कर रहे हैं। इसकी जो NPV आई थी ये हमारे पास आई थी 4522, यहाँ पर आप देख लें ये, ठीक है। और 15% के हिसाब से जो हमने NPV सेकेंड कैलकुलेट की थी वो माइनस में कुछ थी और वो लगभग 16,364। तो यही डेटा हमने पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाना है, ठीक है। अब इसमें पुटिंग करते हैं। R1 जो है वो 10% है प्लस जो पॉजिटिव NPV थी वो हम इधर लिख लेते हैं और इससे हम 52 से हम माइनस कर लेते हैं, जो माइनस में आया था 364 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 माइनस 10%। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करवा देता हूँ। ये R1 जो है ये हमने 10%, देखें अब फार्मूला मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक मिनिमम रेट ले लेते हैं और एक मैक्सिमम रेट ले लेते हैं, तो उसी को हम बेस बना लेते हैं। जिस तरह ट्रायल एंड एरर में हमने इसी को, इसलिए मैं अटैच कर रहा हूँ ट्रायल एंड एरर के मेथड को दोबारा इसमें पुट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। वरना फार्मूला मेथड में आप एक मिनिमम रेट लेते हो, यहाँ पर आप 5% भी ले सकते हो और यहाँ पर आप 20% ले लो और इसी से जो आंसर आएंगे इस फार्मूले में पुट करना है। अब इसमें ट्रायल एंड एरर के बेस पर जो हमने किया तो मिनिमम हमने जब 10 लिया तो पॉजिटिव आ रहा था और जब ज़्यादा लिया तो नेगेटिव आ रहा था। तो बस ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो मिनिमम रेट 10% और मैक्सिमम 15%। और इससे जो NPV आ रही थी 1 से 40 और 1 से 16 नेगेटिव में, तो ये हमने इधर पुट कर देनी है और इससे जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 13.56%। तो ये आपका IRR होगा। अब इस रेट को जब आप यूज़ करते हो ना तो आपका आंसर एग्जैक्टली 0 आएगा। कंफर्म करना चाहते हो और ये जो फ्यूचर में आपको वैल्यू मिलने वाली है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। फ्यूचर में आपको कौन सी वैल्यू मिलने वाली थी? 80,000, 1 लाख, 120, 140 और 160,000। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस रेट को यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू में। तो फर्स्ट से जो प्रेजेंट, अब देखें फार्मूला वही है, फ्यूचर वैल्यू मतलब 80,000
फ्यूचर वैल्यू और 1 + 13.56% पावर 1। तो अब ये सेकेंड ईयर के लिए ये 2, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यही मेथड यूज़ करेंगे और इसकी एनपीवी हम कैलकुलेट करेंगे ये रेट यूज़ करके। तो इससे एनपीवी आएगा 7482 और नेक्स्ट से एनपीवी आएगी 77,527। फिर इसके बाद थर्ड की एनपीवी आएगी 81,958। फिर इसके बाद फोर की एनपीवी आएगी 84,233, ठीक है। और लास्ट वन की एनपीवी आएगी 84,694। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इससे एनपीवी जो इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू है वो लगभग आएगी 398 और 894। तो आपकी एनपीवी जो है 13.56% के हिसाब से तो 398,894 माइनस इससे लगभग माइनस आ रही है। तो ये बड़ा माइन्यूट अमाउंट है, छोटा अमाउंट है। तो इट मीन्स कि हैंस ये प्रूफ होता है। इसमें तो देखिए मैंने बाकी डिजिट्स नहीं लिए ना, तो ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर IRR क्या शो करती है कि एक ऐसा रेट जिससे आपकी फ्यूचर वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद तमाम एडेड प्रेजेंट वैल्यू आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएं, तो उसको हम एनपीवी कहते हैं। तो सिंपली एनपीवी जब आपका 0 आ जाए तो फिर आप जो रेट यूज़ करते हैं उसको हम IRR कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मल्टीपल IRR का भी एक कॉन्सेप्ट है कि किसको कहते हैं। तो मल्टीपल IRR तब आता है जब आपकी कैश इनफ्लोज जो हैं कभी नेगेटिव पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, इस तरह ये आप यहाँ पर जब देख रहे थे ना तो सारे कैश इनफ्लोज जो थे वो पॉजिटिव में आ रहे थे। देखिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन मल्टीपल IRR तब बनता है, मल्टीपल मीन्स कि IRR एक से ज़्यादा। तो ये बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाते हैं जब अच्छा पेपर में नहीं आ सकते, सिर्फ कंसेप्चुअल है कि IRR अगर एक से ज़्यादा आ जाए, मतलब 10 पर भी एनपीवी 0 आ रही है और हमने एक दूसरा रेट लिया उस पर भी एनपीवी 0 आ रहा है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपको IRR 2 आएंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो लास्ट मेथड है, फोर मेथड, वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये लास्ट मेथड है। ये भी रिलेशन को शो करती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो रिलेशन with initial investment।
ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस डिवाइड बाय ये इसका फार्मूला है और यही फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब डिसीजन कैसे लेते हैं इसका? डिसीजन इसका भी है। डिसीजन कुछ यूँ है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो एक्सेप्ट करो, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स स्मॉलर देन 1 है तो इसको रिजेक्ट करो, और अगर ये इक्वल 1 है तो इनडिफरेंस आपकी मर्जी, एक्सेप्ट कर तो रिजेक्ट करो, फिर आप इसमें और कंडीशन और चीज़ें देखते हो। ठीक है, तो अच्छा, ये हमने किया हुआ था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये इसी को हम यूज़ करते हैं और एक एग्ज़ाम्पल बनाते हैं और 10% के हिसाब से, या चलो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक एग्ज़ाम्पल बनाते हैं कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 2 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है वो लेट्स अज्यूम 250,000, तो 250,000 डिवाइड बाय, इससे आंसर आपका आएगा 1.25। तो ये 1.25 इज़ ग्रेटर देन 1, सो इस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। बस ये आपका कैपिटल बजटनी का कंसेप्ट था। उम्मीद रखता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको अगर कोई इश्यू है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।